जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कहावत बिल्कुल सही साबित हो, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में आजकल ये कहावत बिल्कुल झूठी साबित होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ सालों से जो चयनित शिक्षक हैं, चयनित बेरोज़गार हैं, वो अपना हक पाने के लिए सड़कों पर हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी और के जुर्म की सज़ा सरकार उनको देने पर तुली हुई है। आपको खुलासा बता दें कि 2020 में कुछ वैकेंसीज आई थी, 2021 में उनके पेपर हुए और लगभग 1 साल होने को है कि उनका रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और उसके बाद भी सरकार उनको नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए उत्तराखंड में हज़ारों चयनित युवा जो बेरोज़गार हैं, उनका भविष्य अधर में है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और गलती करे आयोग व सरकार तो क्यों भुगते चयनित बेरोज़गार, गुनाहगारों को मिली ज़मानत और बेगुनाहों पर बरस रही है आफत। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी जो कहावत है वो उत्तराखंड में सच साबित नहीं हो रही है, क्योंकि जुर्म किसी और का है और सज़ा किसी और को मिल रही है। उत्तराखंड के स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं हैं, छात्र परेशान हैं और सरकारी स्कूलों से अपने नाम कटवा रहे हैं, वहीं सरकार एक तरफ अपना एक अलग ही रुख अपनाए हुए है कि हज़ारों जो चयनित शिक्षक हैं उनको स्कूल में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और हमारा आज का मेन टॉपिक है कि 8 भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। आपने पेपर पढ़ ही लिया होगा। जो UKSSC है, उत्तराखंड का जो आयोग है, जो भर्तियां कराता है और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं कराता है, उसने जो 8 भर्तियां कराई थी उनके लिए जांच की जो समिति है उसका गठन कर दिया गया है। अब वो कौन कौन सी भर्ती है, उनमें से एक LT भर्ती है जिसके 1431 पद हैं, उनमें से एक व्यक्ति सहायक है जिसमें 600 पद हैं, कनिष्ठ सहायक है जिसमें 700 पद हैं, और इसी तरह पुलिस रैंकर्स हैं जिसके 250 पद हैं, और इसी तरह कई और अन्य भर्तियाँ भी हैं जिनके अलग अलग पद हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, इस जो आज गठन हुआ है इस समिति का, ये क्यों हुआ और इसका रीज़न क्या बना। तो आइए बात करते हैं। आपके सामने जो पेज है वो दिख रहा है कि अब से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, न्यूज़पेपर ने छापी थी कि जो उत्तराखंड का आयोग है उसने सरकार से सिफारिश की है कि जो भर्तियां उसके द्वारा की गई हैं, जो पेपर कराए गए हैं, उनको रद्द कर दिया जाए। और देखिए दोस्तों, इसमें जो आयोग के नए सचिव साहब हैं वो कितना अच्छा तर्क देते हैं। दाद देनी पड़ेगी आपको भी उनका तर्क सुन करके कि क्यों इन परीक्षा जो भर्तियां हैं उनको रद्द कर देनी चाहिए। उन्होंने जो लेटर सरकार को लिखा था उसमें लिखते हैं कि मुझे इसलिए संदेह हो रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है क्योंकि इसमें छोटे क्षेत्रों से अधिक जो छात्र हैं, अधिक जो अभ्यर्थी थे, उनका चयन हो गया है। अब देखिए, मैं तो शायद इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनको देखना चाहिए कि उनका ये तर्क कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह से जो आयोग के सचिव साहब हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने पहाड़ी जो प्रतिभाएं हैं, जो पहाड़ के बच्चे हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, उनका भी एक तरह से अपमान करने का काम किया है। क्योंकि उनके अनुसार जो छोटे क्षेत्र हैं उनसे बच्चे काबिल नहीं बन सकते, सरकारी नौकरियों में नहीं आ सकते। या फिर जो आयोग के सचिव साहब हैं, मैं आदरपूर्वक उनसे कह रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि छोटे जगह से भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले लोग आ जाते हैं। और ये कोई लॉजिक नहीं होता कि छोटी जगह से अगर ज़्यादा छात्रों का चयन हो गया तो ये कोई इसमें धांधली वाली बात हो सकती है या फिर इस पर संदेह किया जा सकता है। खैर, एक वजह ये थी दोस्तों, और दूसरी वजह थी, आयोग ने लिखा था कि संदेह इसलिए भी बनता है क्योंकि जो परीक्षाएं कराई गई हैं वो उसी कंपनी के द्वारा कराई गई है जिस कंपनी में धांधली पाई गई थी। अब आइए हम कुछ सवाल करते हैं आयोग से, सरकार से और उन लोगों से जो हर भर्ती में फिर कमियां निकाल रहे हैं। एक ही कंपनी के द्वारा की गई हर भर्ती में वो कमियां निकाल रहे हैं और उसको बेस बना रहे हैं कि जब एक कंपनी एक भर्ती में धांधली कर सकती है, गड़बड़ी कर सकती है, तो फिर सारी में क्यों नहीं कर सकती है। सो दोस्तों, उत्तराखंड का निवासी होने की वजह से सबसे पहला सवाल मैं उनसे करना चाहता हूं कि क्या विवादित कंपनी को परीक्षा का ठेका छात्रों से पूछकर दिया था या फिर आयोग ने अपने आप उस कंपनी को ठेका दिया था जिसने परीक्षा कराई थी, यानी RMS कंपनी। तो सबसे पहला सवाल हमारा उनसे है कि अगर जिस कंपनी से आपने परीक्षा कराई है
उसका जो आपने ठेका जो उसको दिया था वो छात्रों से पूछकर नहीं दिया था, तो फिर बताइए कि अगर वो कंपनी गड़बड़ करती है उसके ज़िम्मेदार आप हैं या फिर छात्र हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर कोई भी कंपनी धांधली करती है, गड़बड़ी करती है, तो छात्र किसी भी तरह से उसके ज़िम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि आयोग ने उसको ठेका दिया है। छात्रों को नहीं पता कि कौन सी कंपनी उनकी परीक्षाएं कराने वाली है। उनका तो सिर्फ खता इतनी है कि उन्होंने सरकार के ऊपर भरोसा किया और उसके द्वारा निकाले गए विज्ञापन के अनुसार अपना टाइम खर्च किया, पैसे खर्च किए, तैयारी की और परीक्षा दी, और फिर पास होकर जब वो नियुक्ति पाने के लिए जाते हैं तो सरकार अलग अलग प्रकार के बहाने बनाते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर किसी कंपनी ने एक उसमें धांधली की हो पेपर में, तो हर एक पेपर में उसने धांधली की होगी। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में हम पूछना चाहते हैं कि जो परीक्षाओं में अगर धांधली हुई है, जैसा कि कुछ परीक्षाओं में वीडियो वगैरह में सामने आया है, अगर परीक्षाओं में धांधली हुई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? आयोग है, सरकार है, या फिर चयनित बेरोजगार है? दोस्तों चयनित बेरोजगार किसी भी तरह से उस धांधली का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि या तो सरकार ने आयोग से बोला, आयोग ने कंपनियों को हायर किया, और कंपनियां अगर गड़बड़ करती हैं तो उसकी जवाबदेही आयोग की होती है। उसका जो जवाब है वो आयोग से लिया जाना चाहिए कि आपने क्यों ऐसी कंपनियों का चयन किया जो बेहतर अपना काम अंजाम नहीं दे सकती और जो गड़बड़ियां कर सकती है। तो इसमें भी कोई कसूर नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है बेरोजगार चयनितों का। उन्होंने अपना चयन लिया है, उनके साथ पूरी तरह से इंसाफ होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम प्रश्न है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि इसी कंपनी ने पेपर कराया है तो इनमें भी धांधली हुई होगी। तो दोस्तों यदि निर्विवादित भर्तियों की जांच बिना किसी आधार या सबूत के इसलिए की जा रही है कि इनकी परीक्षाएं भी आरएमएस कंपनी ने ही कराई है, तो फिर उन 80 से भी अधिक भर्तियों का क्या होगा जिनकी परीक्षाएं भी इसी कंपनी ने कराई थी और अब वे अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं? बहुत अहम प्रश्न है मेरे भाइयों दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सरकार या फिर आयोग ये लॉजिक दे रहा है, जो आज 8 परीक्षाओं की जांच की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी कंपनी ने 80 से ज़्यादा परीक्षाएं करा रखी हैं, तो क्या सरकार उनकी भी जांच कराएगी? अब से पहले इस कंपनी ने लगभग 80 से भी ज़्यादा परीक्षाएं करा रखी हैं, तो क्या सरकार उनकी भी जांच करेगी? तो हमारा सरकार से निवेदन है कि अगर आपके यहाँ ये पैमाना है धांधली को नापने का या फिर किसी भी चीज़ को नापने का कि इसी कंपनी ने कराई है इसलिए ये चीज़ विवादित हो जाती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो परीक्षाएं इस कंपनी ने पहले कराई हैं 2014 से या फिर अपने अस्तित्व में आने के बाद जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उनकी भी आप जाँच कीजिए, उनको भी सबको निरस्त कीजिए और उसके बाद उनकी जाँच कीजिए। अगर उनमें धांधली नहीं पाई जाती तो तब उनको आप फिर दोबारा नियुक्ति दीजिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आप में इतनी हिम्मत नहीं है सर, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? चलिए अगला सवाल हमारा है कि धांधली के आरोप में जिन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था उनको जमानत क्यों मिल रही है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि उन लोगों को जमानत क्यों मिल रही है जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था धांधली का आरोप लगा करके इन्होंने धांधली की है। दोस्तों या तो उनके खिलाफ ऐसी सबूत है ही नहीं है कि उन्होंने धांधली की हुई होगी, या फिर कोई और बात है कि उनको ज़मानत मिल जा रही है। एक तरफ जहां इनको ज़मानत मिल रही है, दूसरी तरफ जो इनकी आफत है, मुसीबत है, वो सारी उन लोगों पर पड़ रही है जिनका कोई कसूर है ही नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम 5वां प्रश्न कर रहे हैं कि अगर गलती आयोग और सरकार की है तो फिर इसका भुगतान बेरोजगार क्यों करें? बिल्कुल इंसाफ की बात होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। जो सरकार है उसको भी न्याय करना चाहिए बेरोजगारों के साथ। अगर गलती उसने की है या फिर आयोग ने गलती की है तो फिर बेरोजगार को क्यों उसकी सज़ा दी जा रही है? दोस्तों अगर आप ये समझते हैं कि बेरोजगारों के मुंह से आप निवाला छीनेंगे और वो चुप रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी पहाड़ी छात्र हैं, इनकी रगों में भी वही खून है। ये कभी चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप इनका हक छीनने की कोशिश करेंगे तो ये अपना हक लेना जानते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से लिया जाए। अगला प्रश्न, बहुत सारे लोगों ने सरकार पे दबाव बनाया कि आप ऐसा कीजिए, तो हमारा सरकार से प्रश्न है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो भीड़ तंत्र से चलेगी या फिर कानून से चलेगी? अगर उसके पास संवैधानिक कोई कानून है और वो कानून से चलेगी तो जाहिर है कि प्रदेश के हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और प्रदेश भीड़ तंत्र का प्रदेश नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो समिति बनी है, अब प्रदेश के युवा को ये भी सोचना पड़ेगा कि वो तैयारी तो कर रहा है,
वो मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या उसकी मेहनत के बल पर उसको नौकरी मिल जाएगी? तो शायद ये ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने जांच के नाम पर, जांच समितियों की जो लोग हैं उनकी दया पर आपके भविष्य को निर्भर कर दिया है कि जो 3 लोगों डिसाइड करेंगे वही आपका भविष्य होगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये पहाड़ी युवा है, पहाड़ी बच्चे हैं, और इस प्रदेश के बच्चे अगर अपना हक छीन करके ले सकते हैं, अगर इस प्रदेश को छीन करके दूसरों से ले सकते हैं, तो ये अपना हक भी लेना जानते हैं। और जो जांच समिति है उनसे भी हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इंसाफ की बात करें, वो न्याय करे और किसी के दबाव में आकर के कोई भी फैसला ना करे। सो दोस्तों, अब प्रश्न ये होता है कि जो बेरोज़गार हैं उनको क्या करना चाहिए। तो मेरी तो आपको सजेशन है, आप कुछ काम कीजिए। सबसे पहले तो आपको एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरे, फिर विभिन्न प्रकार से सरकार पर आप दबाव बनाना चाहिए, और दबाव तभी बनेगा जब आप संख्या बल होगा आपके पास और आप एकजुट होंगे। और तीसरी बात, सोशल मीडिया और अखबारों में अपना स्थान बनाइए। अपनी जो पीड़ा है, अपने साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको सारों को आप अखबार और मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाइए। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। आप जनता की अदालत में अपने जो पीड़ा है, प्रकरण है, उसको रखिए। और चौथी बात है, संख्या बल के साथ आप अपने धरना प्रदर्शन पर पहुंचिए, क्योंकि महीनों से आपका जो धरना प्रदर्शन है दोस्तों, वो निदेशालय के बाहर देहरादून में चल रहा है। आप वहां पहुंचिए। और सबसे आखिरी बात यह है कि आप मंत्रियों से मिलकर अपनी बात रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो चुनाव के टाइम वोट मांगने आपके दर दर पर आते हैं, भीख की तरह से वोट मांगते हैं, और आज ये आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो याद रखिए इन सब बातों को और उनको भी याद दिलाइए। और दोस्तों, अगर आपको अपना हक चाहिए तो अब मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको छीन करके लेना पड़ेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर उन सारे अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं जिनका अपमान हो रहा है, जिनको पीड़ित किया जा रहा है, और इस सरकार तक भी ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उन तक भी बात पहुँचे और उन्हें भी पता चले कि हाँ, किसके साथ अन्याय हो रहा है। और जब इस देश की, इस प्रदेश के, जब उत्तराखंड प्रदेश के जो शिक्षक हैं, प्रदेश का भविष्य बनाने वाले, उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर आखिर किसको न्याय मिलेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।